तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने सीख लिया था कि बेसिक मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है हमारे फिजिक्स के लिए, है ना। हमने ये जान लिया था अच्छे से। और बेसिक मैथमेटिक्स की मदद से कैसे हम लोग किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले या किसी भी थ्योरम को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले पढ़ा था। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग को सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ग्राफ और लॉगरिथम। मेन ये 5 चीजें हम लोग को सीखनी है। इनकी मदद से ही हम सारे फिजिक्स को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीखा हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सिखाया हमने? कोई भी इक्वेशन अगर तुम्हारा डिग्री कितनी है उसकी 2, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? 2। अगर ऐसा केस कभी भी आप देखते हो तो आप कहेंगे ये कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया था ना अपन को? ठीक है, और उसका जनरल फॉर्म क्या सिखाया था मैंने? जनरल फॉर्म सिखाया था आपको ax² प्लस bx प्लस c, यही तो सिखाया था। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं इसके, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने क्या बोला था कि x की वो वैल्यू सर, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरा इक्वेशन क्या हो जाए? 0 के बराबर। यही तो बोला था, उसी को कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और एक होमवर्क दिया था मैंने 10x² माइनस 27x प्लस 5। हमने सबसे पहले क्या लिखा था? हमने सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखा ताकि हमको ए बी सी की वैल्यू दिख जाए। और हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जब जनरल फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा सारे टर्म्स पॉजिटिव फॉर्म में लिखे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर निगेटिव था तो हमने सबसे पहले क्या किया? -27 को ब्रैकेट के अंदर कर दिया, जिससे कि हमें इक्वेशन फिर से 10x² प्लस ब्रैकेट के अंदर -27x प्लस 5, तो बी की वैल्यू हो गई -27, है ना। तो अपन इसको अगर चाहें तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो सिंपल ये फॉर्मूला ऊपर हमने पढ़ के आए थे, क्या था भाई? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। और b की वैल्यू कितनी है? -27, तो माइनस ऑफ -27 क्या हो जाएगा? +27। एक बार प्लस का इक्वेशन बनेगा, एक बार माइनस का। पहले प्लस का बना लेते हैं। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? -27 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? a 10 है बेटा, है ना। और c कितना है? 5, यही तो है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? और डिवीजन किससे होगा? 2 इंटू a, 2 इंटू 10 कर दिया, सही है ना। चलिए, वेरी गुड। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं यहाँ पर प्लस का 27, फिर प्लस रूट के अंदर क्या जाएगा? 27 का स्क्वायर -200, यही तो है ना। और ये कितना आ जाएगा? 729, है ना। 27 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 729। तो यहाँ पे लिख लीजिए फटाफट, ये हो जाएगा 27 प्लस अंडर रूट 729 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा? 529। 27 का स्क्वायर कर लो दिव्या, पीछे मल्टीप्लाई करके देखो जरा। 27 का स्क्वायर कितना आएगा? चेक करो। हम कह रहे हैं 729 आएगा। ठीक है, आप चेक करो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। नीचे क्या आ जाएगा? 20, है ना बेटा। ये जाएगा 27, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 529। अब ये 529 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बताइए? अगर ये बता देंगे तो इसका मतलब आपको सब आता है। अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 529 कैसे निकालेंगे? जल्दी जल्दी निकालना है, कैसे निकालेंगे? हमारे पास टाइम कम है, तो कोई तरीका होना चाहिए ना हमारे पास। कैसे करेंगे अपन? एग्जाम में थोड़ा ना कह सकते हैं कि नहीं हमको नहीं आता है या हमें 1 घंटा चाहिए। हमारे पास टाइम बहुत कम है, कैलकुलेशन स्पीड हमें बढ़ानी है अपनी। तो अपन क्या करें कि इसका काम बन जाए? कुछ सोचा आपने? हमने एक बात बोली थी जब हमसे आपकी पहली मुलाकात हुई थी, तो हमने आपको ये बोला था कि जब भी आप पढ़िए तो कैसे पढ़िएगा? आपको जब पढ़ना है तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि सबसे नियरेस्ट ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है? नियरेस्ट ढूंढना है कि नियरेस्ट नंबर क्या है जिसका कंप्लीट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं 20 का स्क्वायर करूंगा तो 2 टू 4 होता है, और जितने स्क्वायर जितने जीरो हैं उतने बढ़ जाएंगे। एक जीरो था तो एक और बढ़ जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 400। 400 आया कि नहीं आया? 400 एक ऐसा नंबर मिल गया हमको जो सबसे करीब था। ठीक, फिर सीधे 5 हमने कहा था 5 बढ़ा देना। ठीक है, 5 बढ़ाओ कहाँ जाओगे? 25। 25 का स्क्वायर याद होता है सबको? 625, है ना। समझ में आया? अब जो नंबर है हमारा वो 625 भी नहीं है और 400 भी नहीं है। और नंबर कैसे है? ऑड है या इवन है? ऑड है ना। तो देखो 21, 22, 23, 24, 25, 24 हो सकता है? नहीं हो सकता। 22 हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ 2 ही नंबर तो चेक करने हैं यार, 21 और 23। और अब 21 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 1 जा 1 आएगा सर, और यहाँ 529 चाहिए। 3 3 जा 9 होता है, 23 दिख गया। बताओ, है ना मजेदार। तो ऐसे करेंगे तो अपन हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? आंख बंद करके आप इसको बिना सॉल्व किए आप इसको लिख सकते हैं 23 अपॉन कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 20, यानी 5/2। समझ में आया?
ऐसे निकालते हैं फटाफट स्क्वायर रूट। फिर इसी प्रकार से एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस भी करेंगे। तो अब मैं पूरा सॉल्व करूंगा कि सीधे यहाँ शुरू करूंगा, प्लस के बाद यहाँ माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता है 27 माइनस 23 आने वाला है, यही तो करूंगा ना, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। बाकी चीजें तो एज इट इज है, तो हो जाएगा 27 रूट के अंदर जो सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac वो तो सेम चलेगा ना। वो कितना आया 23 आ गया मेरा, और नीचे कितना आया 20, कितना बचेगा 4/20 और 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू एक बार आ गई आपकी 5/2। तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट रूट को अल्फा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं बेटा बीटा। अब मैं आपसे पूछूंगा, सुनो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन मेरा है, ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया नहीं था। मैं कहता हूँ सम ऑफ रूट पढ़ाया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा को बिना, मैंने कहा था कि हम कभी भी जोड़ेंगे नहीं, यही तो सिखाया था कि अपन कभी जोड़ेंगे नहीं, बिना जोड़े सम ऑफ रूट निकालेंगे। उसका एक फॉर्मूला था -b/। तो जरा सा मुझे चेक करके बताओ कि एक बार जोड़ के देखना और एक बार सीधे -b/a करके देखना, देखो दोनों में सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -b/ क्या होता है सर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, जो कि हमारे केस में क्या है -27, और माइनस ऑफ -27 क्या हो जाएगा +27, सही कह रहा हूं ना। और डिवीजन में क्या a आएगा, a कितना है 10, यही तो आएगा। तो आंसर क्या होगा 27/10 आना चाहिए। अब जरा जोड़ के देखो 27/10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कैसे जोड़ेंगे 5/2 + 1/5 जोड़िए और देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे दिख रहा है 5 2 10, एलसीएम 10 आ गया, 2 5 जा 5 5 जा 25, ठीक है। और उधर क्या था 5 था, तो 5 2 जा हो गया, तो कितना हो जाएगा 25 + 2 27/10 आंसर आ गया। तो इसको करके देखते हैं अपन, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हवाबाजी नहीं करनी है, हम इसको करके देखेंगे और देखते हैं जरा आंसर आता भी है कि बस ऐसे देखो वर्बली मैं बोलूंगा तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन बिना किए अपन कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ करते हैं, तो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कि एक काम करते हैं अपन, यहीं पर सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या कहता है, कहता है अल्फा प्लस बीटा तुम चाहे जोड़ के निकालो चाहे बिना जोड़े निकालो, इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट शुड बी माइनस ऑफ -27/10, दैट इज 27/10 बेटा, ठीक है, ये आना चाहिए। चलो वेरीफाई करते हैं। ये हो गया मेरा, क्या हो गया भाई LHS, ये क्या हो गया RHS, है ना, RHS तो मेरा आ गया। अब मैं LHS करूंगा तो LHS क्या हो जाएगा बेटा 5/2 प्लस एलसीएम हमें आता है, एलसीएम जिसको नहीं आता कुछ नहीं करेगा मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या आ गया रे 10। फिर मैंने क्या सिखाया था, जो एलसीएम आएगा उसको एक एक अपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करने का, तो 2 5 जा, तो कोसेंट जो आएगा उसको न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 2 जा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 × 2, ये 25 आ जाएगा, 25 + 2 = 27 और 10 तो 10 ही रहेगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि LHS इज इक्वल टू RHS और हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। अगली बार कभी भी हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, सीधे -b/a करके यूज कर लेंगे। नाउ वी हैव वन मोर फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना बच्चे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा करो, है ना, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू क्या सिखाया था C/A। इसके हिसाब से C क्या है हमारा बताओ 5 और ये कितना है 10, यानी कि आना चाहिए 1/2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, ये क्या था 5/2 इंटू 1/5, देखिए कट गया 1/2 आ गया। फिर से प्रूफ हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS, फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या सीख लिया, अलजेब्रा में सबसे पहले सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम उसका यूज करके किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। उसके साथ साथ हमने सीखा सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये एक कंप्लीट टॉपिक हो गया, नोट करना है कुछ भी इसमें से, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अलजेब्रा में आता है अपना बाइनोमियल थ्योरम, जिसको नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है, आराम से घर पे बनाना है, आता है बना लो, बना लो जो बनाना है जल्दी बना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। बोर्ड्स लेवल पे इतना नहीं है, लेकिन अपन कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं बाइनोमियल। दिखने में बहुत डरावना है लेकिन होता नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो ध्यान से, जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम लोग ने आज तक बचपन से फॉर्मूला पढ़ा, हमने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो हम लोग किसको रट के बैठे हैं, a² + 2ab + b², राइट, ऐसे रट के बैठे हैं। लेकिन कभी सोचा नहीं कि आया कैसे। आप कहेंगे आया हमको पता है सर, आप गलत बोल रहे हो। अपन ने इसको क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, है ना। पहले a को a से करेंगे, फिर a को b से करेंगे, फिर b को a से करेंगे और फिर b को b से करेंगे। यस, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सही है।
लेकिन अगर मैं कह दूं a प्लस बी की पावर 7, अब बताओ, तो हम लोग को बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बाइनोमियल का जन्म होता है ऐसे बड़े बड़े एक्सपेंशंस को सॉल्व करने के लिए। एक्सपेंशन वर्ड यूज किया मैंने। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज शॉर्ट में लिखी उसको हमें बढ़ा के लिखना है, टर्म्स के फॉर्म में लिखना है। तो देखो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसको एक्सपैंड ही तो किया तुमने। कितने टर्म आए? 3 टर्म आए, राइट। अब एक चीज यही सिखा देता हूँ कि जितनी पावर होती है बच्चे, है ना, उससे एक ज्यादा टर्म आता है, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ 7 है तो कितने टर्म्स आएंगे? 8 आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अपन अभी सीखेंगे कि कैसे ये करा जाता है सॉल्व। तो अगर हम कह रहे हैं कि n कोई अगर नंबर है जो कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, और x कोई रियल नंबर है, और लेकिन x की वैल्यू जो है 1 से छोटी है। 1 से छोटी क्या होगी? 0 पॉइंट हो सकती है ना, 0.9 हो सकती है ना। तो 0 से कुछ भी बड़ा और 1 से छोटा हो सकता है। अब पॉजिटिव निगेटिव के हिसाब से उसका नेचर डिसाइड हो सकता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक आ भी रही है, रुक भी जा रही है। चलिए ठीक है। अब x की वैल्यू अपन ने कह दिया कि x लाई करता है -1 से +1 के बीच में। अब आपको एक रेंज मिल गई कि माइनस में भी हो सकता है, जैसे -0.9, तो -1 से तो बड़ा है ना, लेकिन -1 से अगर -1 कंपेयर करेंगे तो उससे क्या हो गया? बड़ा हो गया, लेकिन +1 से छोटा हो गया, राइट। तो क्योंकि हमने बोला है कि कोई भी नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, इसका मतलब है कि अगर मैं 0.9 बोलता हूं तो मुझे -0.9 भी बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नंबर कहां से कहां तक लाई करता है? ग्रेटर देन -1 बट लेस देन +1। 1 से छोटा होगा लेकिन -1 से बड़ा हो सकता है, इसी कहते हैं रेंज। ठीक है, एक यहाँ पर देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, अगर ऐसा कभी भी एक्सपेंशन करना हो तो देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आई विल टेल यू कि ये क्या चीज है। ये नया सिंबल आप देख रहे हो पहली बार, ये मैं सिखाऊंगा। मैथ वाले बच्चे तो सीख लेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन आप ही जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो अपन इसको यही क्लियर करेंगे। तो कभी भी अगर इसका एक्सपेंशन करना है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप 1000 भी बोल सकते हो, 1,00,000 भी बोल सकते हो, कुछ भी। सब चीज के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। ये एक्चुअली बनाया ही इसीलिए गया है ताकि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, जैसा कि फिजिक्स में बहुत होता है। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कैसे करते हैं। और एक चीज यहाँ से नोट करके लिख लो, किताबों में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये हमेशा लिख लो, ऐसे हिंदी में लिख लो, इंग्लिश लिख लो। इट ऑलवेज अप्लाइज इन न्यूमरेटर ओनली। मतलब अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, जैसे मान लो मैं लिख दिया 1/1 प्लस एक्स का होल पावर n, तो वहां पर नहीं लगेगा बाइनोमियल। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ लिख भी लो, ये चीजें बहुत डिटेलिंग में पता चलती हैं, न्यूमेरिकल्स में हम गलती करके चले आते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है बेटा यहाँ पे बाइनोमियल नहीं लग सकता, नेवर। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखवाया है। ये कहाँ अप्लाई होता है? सिर्फ न्यूमरेटर में। तो क्या कर सकते हैं? तो क्या छोड़ देंगे कुछ? नहीं। अपन क्या करेंगे, हमारे पास इनवर्स रूल पता है ना हमें, 1/x है तो ऊपर ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, राइट। तो 1 प्लस एक्स की पावर प्लस n लिखा है ना, तो उसको अपन चाहे तो पूरा ब्रैकेट के साथ ऊपर ला सकते हैं ना, पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अपना काम डिस्टर्ब नहीं हुआ, फॉर्मूले के कंडीशन में अपन आ गए। मतलब क्लियर हो गया कि हमें कभी भी फ्रैक्शन में कोई चीज दी हुई है तो हम बस ये देखेंगे कि पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ ऊपर आ सकता है या नहीं आ सकता। सोचो अगर ऐसे लिखा होता 1 अलग होता प्लस x की पावर n, तो कभी नहीं लग सकता, तब तो लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर 1 और x अलग अलग थे और 1 की पावर n नहीं थी। छोटी सी बात है बट ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना इस बात को, ये नोट करके हाईलाइट कर लेना। अब आते हैं फॉर्मूले पे। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? देखो ध्यान से, जो आपके दो टर्म्स होते हैं, इसको कहते हैं टर्म 1, इसको कहते हैं टर्म 2। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल करूंगा क्योंकि शॉर्टकट में आप भूल जाओगे, रट्टाफिकेशन नहीं चाहता हूँ, समझ जाओगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझा करो कि जो दो टर्म होते हैं, 1 है और कौन सा है? x, है ना। ये दो टर्म हो गए बेटा। तो याद रखिए, जब भी शुरू करेंगे तो 1 की पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। वो कौन सी पावर होती है? जो पूरे ब्रैकेट की पावर होती है। ठीक है, और दूसरे वाले टर्म की पावर हमेशा मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम। मिनिमम कितना होता है? 0, कुछ भी नहीं। ठीक है, और इसके बाद जो मैक्सिमम पावर पर है उसको एक एक करके घटाना पड़ेगा, और जो मिनिमम पावर पे है उसमें एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। जैसे, मेरी बात सुनना ध्यान से, डरने कोई आवश्यकता नहीं, बहुत आसान है। जैसे कि देखो,
यहाँ 1 की पावर n होगी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होती है 1, लेकिन नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, x की पावर 1 हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। फिर उसके साथ एक और चीज होती है, अब आप पावर को भी मल्टीप्लाई करोगे, पावर को भी मल्टीप्लाई करोगे। फिर अब पावर को एक बार मल्टीप्लाई किया, अब इसको एक से सब्ट्रैक्ट करो। n था तो अब क्या हो जाएगा, n कुछ भी मान लो, n नहीं समझ में आता है तो 10 मान लो। अपन सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है, इसको एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन से फॉर्मूले तुम्हें देखो सिखा दूंगा मैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अपन वेरिएबल देख के फोबिक हो जाते हैं। कोई भी बायो का बच्चा होता है, मैंने कई बार देखा है कि वो वेरिएबल देख के डरता है। वेरिएबल से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी होता है, अभी करके दिखा रहा हूँ। देखो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस मैंने आपकी हेल्प करने के लिए क्या कर दिया, मैंने n को क्या कर दिया 10, ताकि आप विजनरी हो जाओ, थोड़े से क्लियर हो जाओ, 10 से डर नहीं लगेगा ना अपने को। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले पहले टर्म की पावर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 1 की पावर कुछ भी होगी, आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, राइट। चलो 1 लिख दिया। बाकी सेकंड टर्म की पावर 0 हो जाएगी तो उसका काम खत्म, वो तो 1 ही है। किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1, तो मैं उसको लिखूं नहीं, नहीं लिखूंगा। फिर नेक्स्ट टर्म में अब मुझे पता है इसकी पावर 1 से घटेगी, 1 की पावर अब क्या हो जाएगी 10 - 1 में तो 9 हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर से वही बात होगी, 1 की पावर तो कुछ भी हो गया, आंसर तो 1 ही आएगा, राइट। ये हो गया 1। फिर मैंने क्या सिखाया, मैंने कहा अब पावर मल्टीप्लाई करो, पावर कितनी है भाई आपकी 10 है ना, 10। फिर क्या करोगे, फिर मैंने कहा था जो दूसरा टर्म है उसकी पावर 0 थी तो 0 में क्या करोगे 1 ऐड करोगे, क्या करोगे 1, तो 0 की प्लस 1 क्या होता है 1। तो क्या आया देखो यहाँ पढ़ो, ये क्या है, ये आप कहोगे 1 है सर, अरे मैं कहूंगा n इंटू एक्स 1 रहे ना रहे क्या मतलब है यार। तो फॉर्मूले जब पढ़ते हैं ना अपन, तो यहाँ पे देखो क्या n x r, तो अपन कहते हैं 1 नहीं है, अरे 1 तो हर जगह है ना, चाहे डिवीजन में देखो तब भी 1 है, मल्टीप्लिकेशन देखो तब भी 1 है, क्योंकि पहला टर्म 1 है तो उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, ये एक्चुअल लिखा हुआ 1 इंटू एन इंटू एक्स की पावर 1। अब तुम मुझे समझाओगे, अब x की पावर 0 थी, 0 के बाद प्लस 1 किया 1 होगी, नेक्स्ट क्या हो सकती है 1 के बाद 2 आएगी, अभी क्लियर है कि नहीं है। फिर एक पहला आपका पावर मल्टीप्लाई हुआ था n, यानी कि n की वैल्यू कितनी 10, तो अब नेक्स्ट में क्या होगा 10 तो रहेगा ही रहेगा, अब 10 में एक घटाएंगे क्या आएगा 9। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, देखो 1 तो 1 ही रहेगा, है ना। 10 इंटू 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स की पावर क्या जाएगी 2। लेकिन डिवीजन में अब क्या आएगा, अब यहाँ से थोड़ा सा खेल चेंज होगा, डिवीजन में क्या आएगा, यहाँ पर डिवीजन में भी था लेकिन वो दिखा नहीं, क्यों दिखा नहीं, क्योंकि अब मैं आपको नया चीज सिखाऊंगा फैक्टोरियल। अब मैं क्या सिखाऊंगा फैक्टोरियल। न्यूमरेटर सीख गए ना, न्यूमरेटर अपन बना लेंगे ना, अब डिनोमिनेटर सीख लेते हैं कि डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर के लिए आ जाता है आपका एक टर्म जिसको कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से आसान कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जो पावर होगी एक्स की वही नंबर नीचे आएगा, इसमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं, जो भी एक्स की पावर होगी, जो भी सेकंड टर्म की पावर होगी वही एक्चुअल में डिनोमिनेटर भी होगा, बस उसका फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल क्या होता है, लिख लो, ये भी नोट करके लिख लो, ये सब भूलने वाली चीज है ना, इसलिए सिखा रहे हैं। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है बेटा कि आप एन को घटाते जाइए एक एक और उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। n था, फिर घटा के क्या किया n - 1, ठीक है। फिर n - 1 में फिर एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा n - 2, है ना। फिर n में फिर से एक घटाएंगे, और कब तक घटाएंगे, जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता, जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता। और ये सारे नंबर को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे समझ नहीं आता हम लोग को, नंबर समझ में आता है। जैसे मान लो हमने कह दिया 10 फैक्टोरियल, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था 10 लिख दो, फिर 10 में एक घटाओ कितना आएगा 9, फिर एक घटाओ कितना आएगा, फिर कितना आएगा, फिर हो गया, आ गया तुम्हें, यही होता है फैक्टोरियल, ठीक है। और पता है तुमको, जब हम कैलकुलेशन करना सिखाएंगे तो हम कभी तुम्हें मल्टीप्लाई करने देंगे ही नहीं, 90% टाइम मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ता, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फैक्टोरियल सीख गए, तो क्या अपन यहाँ 2 फैक्टोरियल को खोल सकते हैं, 2 इंटू 1 हो जाएगा। और 1 क्यों नहीं लिखा गया था फॉर्मूले में, क्योंकि 1 इंटू 1 ही तो आना है ना, इसीलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। आपको पता है मैंने जो बात बोली मैं कभी गलत नहीं बोलता, याद रखना। और जब मैंने जो बोल दिया वही सत्य है। मैंने क्या बोला था कि जो x की पावर होगी वही नंबर नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये बात बोली थी ना मैंने, अभी तो बोली कि जो भी पावर होगी वही नीचे आएगा फैक्टोरियल में। पता है क्यों फॉर्मूले में नहीं लिखा, क्योंकि x की पावर 0 भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसीलिए फॉर्मूले में नहीं लिखा गया, ठीक है। तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए नहीं बताया मैंने, तो आप इसको लिख लीजिए। फिर भी ये क्या है आपका 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1,
देखो एक चीज याद रखो, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है भैया, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, तो वहां पता रहेगा तो गलती नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आप खुद बनाएंगे। मैंने क्या सिखाया था, फिर से देखो, 1 की पावर क्या रही होगी 10, फिर 1 की पावर 9 रही होगी, फिर 1 की पावर 8 रही होगी, और अब क्या आएगा 1 की पावर 7। तो हम क्यों लिखेंगे, 1 की कोई भी पावर होगी आंसर तो 1 ही आएगा ना। अब हम सेकेंड टर्म पे बात करते हैं, तो पहले आता है x की पावर 0, तो n नहीं आता है, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर n मतलब 10 इंटू एक्स की पावर 1 हो गया, फिर 10 इंटू 9 लिख दिया। अब क्या लिखना पड़ेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8, है ना, और फिर से क्या जाएगी x की पावर 3, और नीचे क्या जाएगा 3, मतलब हम लोग को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से हम आखिरी तक कब तक लिखेंगे, जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता, ठीक है, जब तक हमें आखिरी टर्म 1 नहीं मिल जाता तब तक हम इसको एक्सपैंड करेंगे। इसी प्रोसेस कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। बेटा थोड़ा जल्दी आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। कॉलर सही कर लीजिए बेटा अपना, आपका कॉलर खड़ा है। देखो यहाँ पे भी डॉट 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 लिखा हुआ है ना, क्योंकि इसके बाद ये तब तक चलेगा जब तक आखिरी टर्म आपका क्या ना आ जाए। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं सिखाऊं, देखो हर चीज का इलाज है, जब तक x की पावर 10 नहीं हो जाती तब तक रुकेंगे नहीं। समझ में आया ना, मैंने क्या बोला था कि पहला टर्म मैक्सिमम से स्टार्ट करेगा, दूसरा मिनिमम से। तो जब इसका मतलब है अब ये खत्म कहाँ करेगा, 1 कहाँ खत्म करेगा, 1 की पावर 0 पर, है ना, और फिर x कहाँ खत्म करेगा, x की पावर 10। तो आखिरी टर्म क्या होगा, x की पावर 10 वाला टर्म होगा। तो हमें आखिरी टर्म भी लिखना आता है, ठीक है। मतलब मैंने आपको इतना जितना बताया ना, इतना कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। मैडम पानी है, ठीक है, इतना कभी नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया कि ऐसे एक्सपेंशन देख के डर नहीं लगेगा कभी भी, ठीक है। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन चैप्टर में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं इसको एंड कर देता हूँ, इसको एंड कर देता हूँ, मेरा सिस्टम वेट क्यों उठाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया कि नहीं, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशन में जब एक्सपेंशन करने होंगे, डेरिवेशन करने होंगे, तभी यूज करेंगे, और हमें सिर्फ पावर 2 तक करना होता है। मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि कभी अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आप उस क्लास में आगे रहो। समझ में आया, ठीक है, बस इससे जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने को क्या आ गया, एक फॉर्मूला सीख लिया। अब आते हैं मेन बात पे, क्या हमने फैक्टोरियल सीख लिया, देखो क्लियर है ना, 2 इंटू 1 हो गया 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, 4 फैक्टोरियल की जगह 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब तो हम लोग को आता है ये, है ना। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम टाइम यूज होगा, 90% क्वेश्चंस ये आखिरी के स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अगर x की वैल्यू बहुत कम है 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, अब मैं आपको सिखाता हूँ, ये मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं आपके कंसेप्ट 10th के कंसेप्ट ठीक करता हूँ, ठीक है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है। जरा मुझे बताओ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, सबको आता है ना 4, राइट। लेकिन जरा मुझे बताओ 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अरे हाँ 2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो यार, 0.04। अब मुझे ये बताओ 0.04 बड़ा या 0.2 बड़ा, 0.2 बड़ा ना। तो तुमने आज पहली बार लाइफ में ये समझा कि अगर डेसिमल नंबर है तो स्क्वायर करने पर वो हमेशा और छोटा हो जाता है। क्योंकि अब आपको ये सब कब सीखा था हमने, ये हमने सीखा था बहुत जूनियर क्लास में। वहां सर ने सिखाया था बेटा जितने डेसिमल प्लेसेस रहेंगे आंसर में भी उतने डेसिमल प्लेसेस आएंगे, राइट। तो 2 2 जा 4 हो गया, है ना। फिर 2 0 जा 0, क्रॉस लग गया, 0 का मल्टीप्लाई कहीं करेंगे आएगा 0। अब अगर लिखेंगे तो कितने डेसिमल प्लेस, सर यहाँ पे तो 2 डेसिमल, एक यहाँ एक यहाँ, तो क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक 0.04 आया कि नहीं आया। अब जिसको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो जब भी फिजिक्स में स्टेटमेंट न्यूमेरिकल्स में लिखा रहता है, उसमें जानबूझ के लिखा रहता है कि एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है दूसरे वेरिएबल के कंपैरिजन में। मैं बता रहा हूँ कहाँ इस्तेमाल होगा सीधे। तो जैसे लिखा रहेगा, मान लो लिखा है कि धरती का जो त्रिज्या है यानी रेडियस है बहुत बड़ा है और आदमी की जो हाइट है वो बहुत कम है। तो अगर मैं कहूँ कि, या फिर ऐसा समझ लो कि मेरी सरफेस से दूरी मान लो 10 फीट ऊपर है, जैसे इस समय मैं 10 फीट ऊपर खड़ा हूँ जमीन से, तो जितना मुझ पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन पर लग रहा था उतना ही लग रहा है या उससे ज्यादा लग रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ऊंचाई है बहुत कम है,
ये ऊंचाई जो है 10 फीट बहुत कम है, क्योंकि धरती का जो रेडियस है वो बहुत बड़ा है। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो जो ये चेंज आया हाइट में, जो मेरा और धरती के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, फॉर्मूला याद करो पहले तो तुम लोग, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। ये आर स्क्वायर क्या है? आर वो दूरी होती है जो मेरी बॉडी की धरती के केंद्र से दूरी होगी, है ना। अब धरती का रेडियस तो बहुत बड़ा होता है, किलोमीटर में होता है, और किलोमीटर और फीट में कौन बड़ा? किलोमीटर बड़ा, है ना। तो मैंने अगर 10 फीट ऊपर में आ भी गया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या वैल्यू में? क्योंकि ये जो डिस्टेंस मैंने चेंज करी है अपनी, वो ना के बराबर है, इसको कहते हैं नेग्लेजिबल। असली वर्ड क्या होता है? नेग्लेजिबल। तो जब मैं एक्सपेंशन यानी कि जब मैं सॉल्व करूंगा उस फॉर्मूले को, तो आई विल निग्लेक्ट द चेंज, हम मानेंगे उतना ही बल हम पे अभी भी लग रहा होगा। यही चीज सिखाने के लिए यहाँ पर ये लिखा गया है। अगर x का मान बहुत बहुत छोटा है 1 के कंपैरिजन में, यानी वो दशमलव में होगा, जब डेसिमल में होगा, तो कभी भी जब एक्सपेंशन करेंगे बच्चे, तो ये देखो यहाँ क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोचो स्क्वायर में ये हालत है, तो क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 डेसिमल प्लेसेस, 0.00 चला जाएगा, है कि नहीं? कितना होता है वैसे? 2 का क्यूब कितना होता है? कितना आएगा? 0.008 आएगा कि नहीं आएगा? अब 0.008 0.2 से बहुत छोटा हो गया कि नहीं हो गया? तो हम कह रहे हैं कि इसके बाद एक्सपैंड करने का क्या अर्थ है, क्योंकि ये तो 0 के मान के बराबर है लमसम, है ना। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, अपने एक्सपेंशन को सिर्फ 2 टर्म तक सीमित रखते हैं। जब तक पावर कितनी है 1, तभी तक करेंगे। 1 से जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही हम उसको मान लेंगे कि आगे का टर्म 0। अब बताओ स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो इसीलिए फिजिक्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर कैलकुलेशन पर्पस। अगर 1 प्लस एक्स की पावर 10 100 दे दिया, ठीक है, तो अब सोचो उस केस में, और मैंने बोला x को 0.1 है, तो मैं आपको क्या हिंट कर रहा हूं कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो आपको क्या करना है? 1 प्लस nx ही तो करना है, यही तो करोगे। 1 प्लस 10 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी बोलती मैंने? 0.1, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आया कि नहीं आया? एक लाइन में आया कि नहीं आया? तो इतने बड़े बड़े पावर को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन चुटकियों में वो चीज करके दिखा देता है। समझ में आया? दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो लिखा हुआ है कि लिखा हुआ ओनली द फर्स्ट 2 टर्म आर सिग्निफिकेंट, मतलब सिर्फ पहले 2 टर्म आपको इस्तेमाल करने हैं। सो बिकॉज द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड द हायर ऑर्डर टर्म बीइंग वेरी वेरी स्मॉल, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि वो बहुत जीरो के करीब होते हैं, इसीलिए उनको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो आपके फॉर्मूले हैं वो सीमित हो जाएंगे। अगर n पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस एन एक्स। और अगर 1 प्लस एक्स की पावर निगेटिव हो गया, जैसे बोल गया -100 हो गया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 1 माइनस एन एक्स। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि पावर तो पॉजिटिव है, लेकिन अब जो x है वो -0.1 हो गया, ठीक है, x निगेटिव हो गया। ऐसे केस में भी आंसर क्या आएगा? 1 माइनस एन एक्स। और आखिरी, अगर x भी निगेटिव और पावर भी निगेटिव, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले याद करते टाइम लिख लेना ऐसे करके, स्टार बना करके, कि x का मान 1 से बहुत छोटा है भैया। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है तो भैया आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका बाइनोमियल थ्योरम। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी ग्रेविटेशन का भी क्वेश्चन करके दिखाएंगे इसी क्लास में, ठीक है। और हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी हो जाएगा बाय यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। नोट करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको फैक्टोरियल सिखा दिया था और ये फॉर्मूला आपने खुद बनाया था, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब ये करके दिखाओ। सबसे मजेदार क्या बात है कि मैंने पूरा, अब आप कह सकते हो सर ने पढ़ाया कुछ और क्वेश्चन कुछ और दे दिया, जैसे कहते हैं हम लोग, है ना। तो अपन इसको देखिए, पहले ध्यान से देखिए कि इसमें कुछ ऐसा है जो आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1001 लिखा हुआ है, तो हम इसको चाहें तो बना सकते हैं 1 प्लस एक्स ना। ऐसे कसम थोड़े ना खाएं कि फिर उसको उसी फॉर्म में करेंगे, सोचेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये बचपन से पढ़ा था, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, है ना। मैंने आंसर बता दिया था, ये जो है तुम्हें मैंने आंसर बता दिया, चीटिंग तो मैंने करा दी। अभी भी नहीं कर पाओगे तो गलत बात। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना मैंने, यस, ठीक है।
टाइम बचाएं क्योंकि मुझे और भी चीज़ पढ़ानी है, एक अच्छा क्वेश्चन भी कराना है ये वाला, इसमें आपका दिमाग लगाने देंगे, ये हम कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को पहली बार है, बहुत आसान होता है। देखो पहले तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 1000, है ना, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1/3। आप सोचोगे कि ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, अभी मैं आपको गलत साबित करने वाला, कैसे देखते जाना ध्यान से। मैंने बचपन से सीखा है कॉमन लेना, कॉमन लेना तो सबको आता होगा राइट। तो मैंने कहा यार 1000 अगर कॉमन लेंगे यानी कि मैं कह सकता हूँ, आइए आइए 10 की पावर 3 को कॉमन लेना जानते हैं अपन ना। इसको क्या लिख दूं मैं, ऐसे लिखूंगा पहले 1 प्लस 10 टू द पावर 3 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1/3। जिसको कॉमन लेना नहीं आता, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे सुनना और वैसे ही परमानेंटली मेमोरी में स्टोर कर लो। जितने सवाल लगाओगे बस ऐसे ही करना, कंफ्यूज जिंदगी में कभी नहीं होगी और ना कभी गलती होगी, ठीक है। अब देखो मुझे कॉमन क्या लेना है 1000 यानी कि इसको कॉमन लेना है। तो पहली बात जहां से कॉमन लेते हैं हम लोग बेटा, ठीक है, वहां पर क्या लिख देंगे, आंख बंद करके वहां पर 1 लिख दिया करो। क्या लिख दिया करोगे 1, ठीक है। तो 10 की पावर 3 बाहर लोगे तो पहले 10 की पावर 3 बाहर लेकर के इसे ब्रैकेट लगा दो, और जहां पर नहीं था 10 की पावर 3, कहाँ नहीं था, यहाँ पर वहां क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे डिवाइड। ये तो कर सकते हैं ना, इसमें कुछ गलती तो नहीं है, ठीक। अब टेंशन हो गई हमारी कि सर 1/3 का क्या होगा। आप पहले ब्रैकेट वाले पे लिख दो, जो पावर थी लिख दी, अभी दिमाग नहीं लगाना। अब शुरू करते हैं, जो भी बेटा ब्रैकेट के बाहर पावर थी वही पावर जो भी चीज कॉमन ली उस पर भी लगनी चाहिए। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, बाकी सब भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं। फिर से स्टेप 1 क्या है, जो कॉमन लेना है उसको निकाल के बाहर लिख लो, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। जहां से निकाला वहां पर 1 लिख दो फटाफट, जहां से निकाला वहां 1 लिखा कि नहीं लिखा मैंने, ठीक। और जहां पर वो नहीं था, कहाँ नहीं था, पहले टर्म में नहीं था, तो वहां डिवाइड कर दो, ठीक है, क्लियर है ना। फिर उसको पूरा ब्रैकेट बंद करके जो उस ब्रैकेट की पावर थी वो एज इट इज छोड़ दो, उसको मत छेड़ो कभी। उसकी पावर कितनी होगी 1/3, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से, जो निकाला उसकी पावर भी उतनी होनी चाहिए जितनी ब्रैकेट की पावर थी। समझ में आया, कोई गलती की मैंने नहीं। अब जो बाहर निकाल लिया उसको सॉल्व करना कितना आसान है, एक फॉर्मूला 9th वाला याद है, x की पावर m होती थी उसकी होल पावर n होती थी, तो अपन कहते थे कि पावर मल्टीप्लाई कर दो, यही कहते थे ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 1 जा 3 कट जाएगा। भैया ब्रैकेट के बाहर सॉल्व हो रहा है, ब्रैकेट को बिल्कुल मत छोड़ना, एकदम एज इट इज रहने दो, इसको परेशान मत करो, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, है ना। ये कर लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, 10 ही बचेगा ना। और यहाँ क्या जाएगा, अभी मैंने सिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई पॉजिटिव पावर है तो ऊपर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगी ना, ठीक है। अब मुझे बताओ 10 की पावर -3 एक स्मॉल वैल्यू है बड़ी वैल्यू है, तो ये तो भैया सेकंड टर्म था, तो मैंने जानबूझ के सिखाया आपको कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे डिसाइड करना कि कौन सी वैल्यू 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी कौन सी थी, ये वाली, तो दिस इज योर सेकंड टर्म, तो इसको फिर से लिखेंगे और इस बार अपने काम के हिसाब से लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस 10 की पावर -3 होल पावर 1/3। समझ में आया ना, ठीक है ना। तो 10 की पावर -3 का मतलब क्या हुआ, 0.0001 कि 001, 001, है ना। एक डेसिमल तो आता है 1 के साथ ही ना, 1/10 0.1 होता है, तो 3 रहेगा तो 2 डेसिमल आएंगे। 1000 से 1 का भाग दोगे तो एक डेसिमल तो उसको 0.1 बनाने में चला जाएगा, बाकी के 2 हो जाएंगे आपके 0 बढ़ाने में, तो क्या आ जाएगा 0.001, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, आप यूज कर सकते हैं। कौन सा आएगा 1 प्लस nx ही तो आएगा, क्योंकि x भी तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही है ना। तो क्या आ जाएगा 10 और ये जाएगा 1 प्लस क्या जाएगा 1/3। 1/3 क्यों किया, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू 10 की पावर -3 का मतलब क्या हो गया 0.001। बस इसको सॉल्व करना आता है, कर लेंगे अपन, करके दिखाइए और मुझे आंसर बताइए। आगे बढ़ जाए, आंसर बताइए। बहुत आसान था, आप इतना परेशान ना हो इसमें। देखिए 3 से डिवाइड करना है, आप एक काम करो 0.01, आप 1 को डिवाइड करना जानते हो, 1 से 1 को तो कर सकते हैं ना। क्या आएगा 0 पॉइंट, अरे 10 को डिवाइड करना जानते हो, 3 3 9 होता है, 3.33 आता है। तो 1 को करोगे तो ये 0 नहीं, डेसिमल लगाएंगे ना पहले, तो 0.33 तो आएगा बच्चे। गलत कह रहा हूँ कुछ, देखो कोई बात, रफ कर लो ऐसे। 1 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से, लेकिन हमारा पहला जो नंबर बनता है 3 के टेबल में वो क्या बन रहा है भाई 9, है ना। तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, 3 जा जाएगा 9 1, है ना। फिर तो डेसिमल लगा फिर 0, 3 जा जाएगा, फिर क्या जाएगा, फिर
ये ऐसे चलता जाएगा। तो आपको ये पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है ना। तो 0.33 हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं ना। तो अपन क्या आंसर कितना आसान था रे इसका, बाहर आइए 1 प्लस 0.33 इंटू 0.001। अब मल्टीप्लाई कर लो यार, आंसर कितने डेसिमल प्लेस का आएगा, 2 3 5, 5 डेसिमल प्लेस का आएगा। तो मल्टीप्लाई तो करना जानते ही होगे, है ना। तो 0.33 को मल्टीप्लाई कर लो। तुम एक काम करो 0.001 से। अब हमको पता है कि यहाँ 33 आने वाला है, 5 डेसिमल प्लेस में कितने लग जाएंगे, यही तो इसका आंसर हो सकता है। और कुछ होएगा क्या? हाँ, वंजा ले गए ना बेटा, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस तो गिनने होते हैं। तो आंसर कितना आ गया 0.00033। अब 1 ऐड कर दोगे तो क्या जाएगा 1.00033, यही तो आएगा। अब 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 10 बाहर था ना, तो क्या जाएगा, पहले लिख लेते हैं तुम लोग के लिए एक बार। ये जाएगा 1.00033 और फिर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल खसक जाएगा। तो क्या आ जाएगा 10.003। दिस इज योर, समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमने ये पूरा एक्सपेंशन सॉल्व कर लिया, कैलकुलेटर उठा करके देख लेना, आंसर यही आएगा। समझ में आया? तो ये मजा है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट करें। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए। अब मैंने आपकी हेल्प कर दी, मैंने पहले ही लिखवाया हुआ है कि कभी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर में नहीं लगता, ठीक। लेकिन डिनोमिनेटर भी तो अपने काम का नहीं दिख रहा है, 1+ के फॉर्म में होना चाहिए था ना। तो देखो ये ग्रेविटेशन का है, देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, त्वरण की बात कर रहे हैं। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन होता है, जब धरती माता कोई बल लगाती है हमारे ऊपर, तो उस बल के कारण जो हमारा एक्सेलरेशन आता है उसे कहते हैं त्वरण, उसे कहते हैं स्मॉल जी। और स्मॉल जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखा भी है कि ग्रेविटी के कारण आपका जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको स्मॉल जी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कोई हाइट h पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ऊपर से कोई चीज छोड़ेंगे नीचे जा रहा है तो कौन उसको लेकर के जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो खींच के नीचे लेके जाता है। अगर ये मैं पेन छोड़ूंगा तो नीचे कैसे गिर रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पेन के ऊपर लग रहा है और नीचे मैं इसको जाकर के ग्रैब कर रहा हूँ। नहीं ग्रैब करूंगा तो नीचे ये छत अगर ना होती सीधे कहाँ जाता, धरती पर जाकर के ये टकरा जाता, राइट। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्लियर है, उसका फॉर्मूला इन्होंने दे दिया कि जब अगर थोड़ा सा भी हाइट आप बढ़ाओगे तो जो ग्रेविटेशन जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, उसकी वैल्यू बदल जाती है। उसकी वैल्यू बदलती है एक फॉर्मूले से, जी डैश इज इक्वल टू लिखा हुआ है GR² अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर है। और यहाँ लिखा गया है कि H की वैल्यू बहुत कम है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। कैपिटल क्या है, रेडियस। किसका रेडियस, अर्थ का, धरती माता का जो रेडियस है। धरती माता तो बहुत बड़ी है ना, उनके केंद्र से जो दूरी होगी सतह की वही तो होती है त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक। अच्छा जी, तो कहा गया है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वाई ABCD, ठीक है, चेक करते हैं। तो इसको कहा गया है सिर्फ एक्सपैंड करने के लिए, इतना आसान क्वेश्चन है। तो मैंने कहा ये क्या है GR², मैंने कहा ये अपना काम का फॉर्मूला नहीं दिखता, तो मैंने कहा यार कैपिटल R को बाहर निकाल लो। क्या निकाल लो, कैपिटल R को बाहर निकालोगे तो R बाहर आएगा। अभी तो सिखाया था कॉमन लेना, क्या सिखाया था, जो निकालना वो पहले निकालो, जहां लिखा था वहां पर लिख लो 1, और जहां पर नहीं था वहां पर कर दो डिवाइड, इसमें कोई दिक्कत। और जहां से निकाला उसकी जो पावर है उसकी पावर ऐसे छोड़ दो, और जब निकाल लिए हो तो उसकी जो ब्रैकेट की पावर थी वही पावर, यही तो सिखाया ना मैंने, काम किया ना ये। अब ये देखो R² कट गया, पहला काम हो गया। तो देखो 1+x दिखा कि नहीं दिखा। लेकिन अब एक और बीमारी आ गई कि सर ये डिनोमिनेटर में है, आपने बोला था न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो मैंने क्या सिखाया था, पूरे ब्रैकेट के साथ ऊपर ले आओ और पावर क्या कर दो, नेगेटिव। तो देखो 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जी तो जी ही रहेगा, ये हो जाएगा 1+h अपॉन कैपिटल R की पावर -2। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये x है या नहीं ये मैं सिखाता हूँ। पहले ही क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, h की वैल्यू बहुत छोटी है r के कंपैरिजन में। कोई बहुत छोटी वैल्यू को कोई बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा। अरे वही बात हो गई, 2 को 1000 से डिवाइड कर दिए। अब 2 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 2 तो छोटू सा है और 1000 बहुत बड़ा है, डेसिमल में आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है हमारी कंडीशन में, यहाँ जो भी आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है ऐसे केस में, बताइए।
1 प्लस n क्या है -2 और x क्या है अपॉन, तो आंसर क्या आया g1 -2 h अपॉन, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, दिख रहा है कि नहीं सबको, 2h अपॉन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, समझ में आया। देखो हमने बेसिक मैथमेटिक्स से ग्रेविटेशन का क्वेश्चन कर लिया, और ये तुमको बताएं कहाँ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर उठाना देख ले बेटा, ऐसी बहुत चीज होगी जब तुम कहोगे ये आता हम कर लेंगे, लेकिन वहाँ नहीं कर पाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कंट्रोल के अंदर, बस पढ़ते जाओगे तब मजा आएगा, ठीक है। ये मैंने आज आपको बताया कि इस क्लास की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपके एग्जामिनेशन, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी ये बहुत काम आएगा। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ये वो ग्रंथ है जब कुछ काम नहीं करेगा तो बेसिक मैथ काम करेगा, जब फंस जाना किसी भी न्यूमेरिकल में तो वहाँ पर तुम बस यही याद करना, तुम्हारे काम आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसीलिए मैं स्पेशलिस्ट को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत काम की हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथ से हम लोग ने कैसे ग्रेविटेशन कर लिया, याद रखना इस बात को, इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, ऐसे क्वेश्चन में क्लास में जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थी आज की क्लास, अगली क्लास में मिलेंगे तो अपन अलजेब्रा का अगला चीज सीखेंगे, टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ नंबर्स के आपके सीक्वेंस होते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 इस तरीके से, तो तुमने ध्यान दिया होगा, तुमने ये पाया होगा हर दो नंबर के बीच में जो गैप है वो 2 का है, जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, तो इस तरीके के सीक्वेंस को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। अगली क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना, कोई डाउट, समझ में आ रहा अच्छे से, ओके।